नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 7 जुलाई 2022 एमटीएस के तृतीय पाली की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है तथा तृतीय पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो एनालिसिस की सीरीज है आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है, क्योंकि अगर आने वाले समय में आप भी एमटीएस के एग्जाम देने वाले हो तो आपको एक लेवल का पता चलता है। साथ ही साथ बहुत से क्वेश्चन जो है रिपीट हो जा रहे हैं या फिर कोरिलेट करके पूछा जा रहा है, जैसे उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ और पूछ दिया, अगले शिफ्ट में कुछ और पूछ दिया। तो ये आपके लिए काफ़ी ही फायदेमंद रहने वाला है ये सीरीज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं तृतीय पाली में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही साथ हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सेट की वीडियो, एसपीडी, लूसेंट इत्यादि की भी वीडियो पड़ी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप विजिट कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि भारत में नृत्य को असीम ऊंचाई पर पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारत में जो नृत्य प्रणाली है, बहुत सारे प्रकार की, बहुत सारे फॉर्म की नृत्य जो है भारत में चलते हैं, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ी कंट्री है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका श्रेय भरत मुनि को जाता है। भरत मुनि ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर था। बता दें दोस्तों, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये नाट्य शास्त्र है। तो आने वाले एग्जाम में ये पुस्तक का नाम जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए कि द्वितीय पाली में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, तृतीय पाली में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, क्वेश्चन घुमा के। तो यहाँ पे बता दें कि शास्त्रीय नृत्य का प्रकार कौन कौन से हैं भारत में। तो ओडिसी है, कथकली है, सतरिया है जो कल के एग्जाम में पूछा गया था, मोहिनी अट्टम है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न आया था गौतम बुद्ध से रिलेटेड कि गौतम बुद्ध का मृत्यु किसके संरक्षण में हुआ था। कोई आदमी बता रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कहाँ हुआ था, कोई आदमी बता रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके संरक्षण में हुआ था। तो मैं आपको सभी प्रश्न का आंसर दे रहा हूँ, जो भी आंसर एग्जैक्ट होगा आप देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। उस समय वहाँ पे जो है मल्लों का संरक्षण था, मल्लों का संरक्षण था, जहाँ कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ है, यूपी में है। जो इनकी मृत्यु हुई थी, इस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे पाली भाषा में, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये जो गृह त्याग किए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ये इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगली जो बात है, इंफॉर्मेशन है गौतम बुद्ध के बारे में, क्योंकि यहाँ से एग्जाम जरूर ही आएंगे आने वाले शिफ्ट में, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है कोरिलेट करके पूछा जा रहा है। यहाँ इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है, तो लुम्बिनी नेपाल के अंदर स्थित है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में। और किस भाषा में, तो पाली भाषा में। इनके जो पवित्र ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक है, जिसके अंतर्गत सुत्त पिटक, अधिव पिटक और विनय पिटक आता है। ये जो है इनके जो 4 बौद्ध संतति हुए, तो पहला राजगिरी में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ, चौथा कुंडलवन में हुआ। और बौद्धों के जो पुनर्जन्म का कथा लिखा है, ये जातक नामक पुस्तक में लिखा है। बौद्ध को क्या कहा जाता है, बुद्ध को, तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इनके बारे में आपको इतना इन्फॉर्मेशन जरूर रखना है अगर आने वाले समय में आपका एग्जाम है। तो अगला एक क्वेश्चन आया था दोस्तों असम के खेल से रिलेटेड। हमें ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाए हैं, एक ही ऑप्शन प्राप्त हो पाए हैं कबड्डी, इसलिए हमने टैप नहीं किया और राइट आंसर भी नहीं बता पा रहे हैं। तो आपको अगर पता होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या था क्वेश्चन। अगला एक प्रश्न आया था कि दोस्तों की वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अभी 9 दिन पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो पोस्ट किया था, उसमें हमने जो संगीत के क्षेत्र में सभी को, जितने आदमी को भी भारत रत्न मिला है, सभी का नाम लिया था। तो यहाँ पे जो है आज लता मंगेशकर को पूछ दिया गया है कि 2001 में जो है लता मंगेशकर को और बिस्मिल्लाह खां को, दोनों को कंबाइंड रूप से भारत रत्न दिया गया था। बता दें आपको, भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 ईस्वी से हुआ है। भारत रत्न की शुरुआत कब से किया गया है, 1954 ईस्वी से, और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वहीं बात करें 2008 में, तो पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया था। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है, तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये किराना घराना से संबंधित है। 1998 में एम सुब्बा लक्ष्मी को मिला था, जो संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न पाने वाली महिला या कोई भी एक कैरेक्टर है जो संगीत के से जुड़ा हो और भारत रत्न प्राप्त किया हो, ये है एम सुब्बा लक्ष्मी। उसके बाद 1999 में जो है पंडित रविशंकर को दिया गया, ये भी संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, ये सितार से संबंधित है। उसके बाद 2019 में जो लेटेस्ट संगीतज्ञ को मिला है, इनको मरणोपरांत जो है भूपेन हजारिका को दिया गया है। अब भूपेन हजारिका से एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भूपेन हजारिका ब्रिज कहाँ है और इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भूपेन हजारिका ब्रिज को जो है ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है, और ये नदी पर स्थित भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है लंबाई के हिसाब से। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। दोस्तों आपको बता दें कि मौर्य वंश से पहले जो है नंद वंश का शासन हुआ करता था, तो उनका जो अंतिम शासक था धनानंद, इसे ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और इस काम में इनका जो मदद किए थे, कौन किए थे, चाणक्य। चाणक्य जो है इनका जो है मदद किया था। चाणक्य का अन्य नाम क्या क्या है, तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य जो है चाणक्य का ही दूसरा नाम है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फहियान जो है भारत आया था भ्रमण पे। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो आपको इतना क्वेश्चन जो है याद रखना है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के कौन सी भारत की महिला जिसने लड़ाकू विमान उड़ाया था? अभी अभी आईएएस एग्जाम में भी जम्मू कश्मीर की महिला जो है पास की है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला थी जिन्होंने लड़ाकू विमान उड़ाया था, ये भावना कंठ है। भावना कंठ ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक कार्य के एसआई मात्रक से के जो है समतुल्य है, यानी बराबर होती है, यानी दोनों का एसआई मात्रक सेम होती है। तो ये है ऊर्जा एनर्जी का जो है ये जो है, और ये कार्य का है, दोनों का एसआई मात्रक सेम ही होता है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ओणम त्योहार, दोस्तों हर शिफ्ट में त्योहार को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले सेकेंड शिफ्ट में भी त्योहार पूछा गया था, यहाँ पर भी त्योहार पूछा गया है कि ओणम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ओणम त्योहार जो है साउथ इंडिया में मनाया जाता है, खास करके केरल में मनाया जाता है, और केरल ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर था। वहाँ पर भारत की जो है और भी ऑप्शन थे, लेकिन ये राइट आंसर केरल था, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक ये जो है फेमस है। बात करें पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में आने वाले शिफ्ट के लिए, और थाई पूसम भी है तमिलनाडु में, साथ ही साथ जलीकट्टू भी तमिलनाडु में। तो आपको ये तीनों जरूर याद रखना है अगर आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो। पोंगल, थाईपुसम और जलीकट्टू, ये तीनों तमिलनाडु में मनाए जाने वाली त्योहार है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस उम्र के बच्चे को कल कारखाने में काम पर लगाया जा सकता है? क्योंकि हम भारत में एग्जाम दे रहे हैं तो भारत के कानून व्यवस्था के हिसाब से बात करेंगे तो 14 वर्ष से अधिक के जो उम्र के बच्चे हैं उन्हें कल कारखाने में काम पर लगाया जा सकता है। क्योंकि जो मौलिक अधिकार हमारा है 12 से 35 तक आर्टिकल में, उसमें अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने में काम पर लगाना एक प्रकार का शोषण है, दैहिक शोषण है। तो इस प्रकार का जो है अवैध करार दिया गया है कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उसे कल कारखाने में काम पे नहीं रखा जा सकता है। अब आर्टिकल जो है मौलिक अधिकार वाले आर्टिकल से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है, इसीलिए हमने सभी आर्टिकल को जो है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है इंपोर्टेंट आर्टिकल, वो हम बताना जरूरी समझे, इसीलिए हम सबको यहाँ पे इंडल्ज किए हैं, आप देख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? निजता का अधिकार, इसे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है, और ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती, चाहे आपात स्थिति ही क्यों न लागू हुआ हो। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 जो मानव तस्करी पर रोक लगाता है, ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंदर जो है दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 जो है इसके बाद ये उपाधियों का अंत है। वहीं अनुच्छेद 14 जो है समता का अधिकार से रिलेटेड है। 25 से 28 जो है धर्म से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से है, इसी के अंतर्गत जो है आप भाषण या अभिव्यक्ति का अधिकार जो हमें संविधान गारंटित करता है, तो इन्हीं के अनुसार अनुच्छेद 19 के अनुसार जो है हमें मान्य है। अगला एक प्रश्न बुक से आया था कि प्रसिद्ध द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा जी हैं, और ये पुस्तक 2008 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, काफी बार रिपीट किया हुआ ये क्वेश्चन है द व्हाइट टाइगर। अगला एक क्वेश्चन आया था दोस्तों खेल खिलाड़ी से कि अदिति चौहान किस खेल से संबंधित है? तो अदिति चौहान जो है ये पेशेवर फुटबॉलर हैं, तो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन में फुटबॉल दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 18वीं शताब्दी में मैसूर का युद्ध कितने बार हुआ था? दोस्तों ये थोड़ा सस्पिशियस है, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि 18वीं शताब्दी में जो है मैसूर का युद्ध 4 बार लड़ा गया होगा। तो क्योंकि 3 बार तो मैं जानता हूं और 1 बार, क्योंकि 4, 5, 2 और 1 भी ऑप्शन थे, तो यहाँ पे हम 4 बार लेके चलेंगे। अगर आपको राइट आंसर इसका पता हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्ष 2021 में ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर आप समझ रहे हैं, तो 2021 में जो ट्रांसजेंडर के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाई गई थी? तो ट्रांसजेंडर जो बहुत सारे सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, इसी को मद्देनजर में रखते हुए एक स्माइल योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया था। खास करके आयुष्मान भारत जो योजना है ये इस पे इफेक्ट डाले, ट्रांसजेंडरों को जो है इसका लाभ मिल सके, तो इसी के लिए एक स्माइल योजना चलाया गया था।
एक क्वेश्चन राष्ट्रपति के चुनाव से आया था। पहले द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया था कि राष्ट्रपति के जो है चुना जाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो दोस्तों हमने पहले ही प्रैक्टिस सेट में बताया है इसको विस्तृत रूप में, और राष्ट्रपति का सारा आर्टिकल भी समझाया है, तो दोस्तों आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य के जो विधानसभा होते हैं, जिसे राज्य के निम्न सदन भी कहा जाता है, कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कहने का मतलब है जिसको जो है इलेक्शन प्रोसेस से चुना जाता है वही भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के कोलिजम में। जो मनोनयन होता है वो भाग नहीं ले सकता। अब मनोनयन कौन कौन होते हैं, तो 12 सदस्य राज्यसभा में होते हैं, और अब तो लोकसभा में मनोनयन बंद हो गए हैं, क्योंकि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन 2 और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन 1 का मनोनयन किया जाता था, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा और विधानसभा में जो है राज्यपाल के द्वारा, ये फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो अब मनोनयन वाली पद्धति ओनली राज्यसभा में बच गए हैं। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में टोटल मेंबर 250 होता है, तो 238 प्लस 12 250 हो गए। तो ये पद्धति कहाँ से ली गई, तो आयरलैंड के संविधान से। ये किसी न किसी पाली में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करें कि राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 52 से 61 तक लगातार जो है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, जिसमें 61 में जो है महाभियोग है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग जो है किस आर्टिकल में वर्णित है। तो अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, जो राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है उनके पद से, तो ये 61 में वर्णित है। वहीं राष्ट्रपति का क्षमादान, किसी भी दोषसिद्ध व्यक्ति के लिए जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, ये आर्टिकल 72 में है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्यपाल के पास भी क्षमादान का अधिकार है आर्टिकल 161 के थ्रू। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्षमादान में क्या फर्क है, तो राज्यपाल जो है पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता, सजा को कम करा सकता है, डिले करा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है पूर्ण रूप से भी क्षमा कर सकता है। बस इतना ही फर्क है, और दोनों का आर्टिकल अलग अलग है। 72 जो है राष्ट्रपति संबंधित है, वहीं 161 जो है राज्यपाल के क्षमादान से संबंधित है। फिलहाल हम यहाँ राष्ट्रपति का बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करते हैं। वहीं लोकसभा का जो भंग किया जाता है समय से पहले किसी विशेष परिस्थिति में, तो ये आर्टिकल 85 के तहत किया जाता है। अगला एक प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे टाइम यानी 2022 में भी ये इलेक्ट होकर आए हैं, और ये बीजेपी से हैं। तो इसमें जो पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में, ये पूछा गया है कि ये चुनाव कहाँ से जीते थे, तो ये गोरखपुर जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से खड़े हुए थे और जीते भी। तो और अभी जो वर्तमान में सीएम भी है। साथ ही साथ यूपी के जो अभी राज्यपाल हैं ये आनंदीबेन पटेल है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कुमायूं हिमालय का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। कुमायूं हिमालय का क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक है, दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। मैं आपको बता दूं कि कुमायूं जो है, ये कुमायूं हिमालय और गढ़वाल, ये दो क्षेत्र है जो उत्तराखंड के अंदर मेन रूप से स्थित है, कुमायूं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र। साथ ही साथ कुमायूं का जो सबसे ऊंचा चोटी है ये नंदा देवी है। नंदा देवी जो है ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं प्राप्त होने के कारण जो है हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कॉमेंट और एक जो है शेयर जरूर कीजिएगा।